चलिए आज आपका जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, राष्ट्रपति हो गया, संसद का एक अंग हो गया, दो का अंग कौन कौन बचता है, लोकसभा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका लोकसभा। ध्यान से समझिए, उसके बाद इसको हम लोग सामान्य तौर पे जो लोकसभा होती है इसको हम लोग निम्न सदन या आम सदन या निचला सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोकसभा को ही हम लोग निम्न सदन, आम सदन या निचला सदन कहते हैं। सामान्य तौर पे लोकसभा जो है इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मतलब हुआ कि जिसमें जनता सीधे सीधे भाग लेती है, यानी कि आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो आपको वोट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उसमें आपको उनके सदस्यों को चुनने का अधिकार आपके पास प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या है कितनी, तो ये आपको 1976 में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 तय की गई थी। 552 जब होगी सीटों की संख्या तो उसमें से 550 लोग विभिन्न राज्यों से चुनकर जाएंगे और 2 आदमी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, 550 लोग विभिन्न राज्यों से चुन के आएंगे और 2 आदमी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। ये कब, जब सीटों की संख्या कितनी कर दी जाएगी, मैक्सिमम 552 कर दी जाएगी। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, 545 है। यानी कि जो 543 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं और 2 सदस्य जो हो गए वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी के टाइम में आंग्ल इंडियन की नियुक्ति नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान में जिनकी सरकार है उनका कहना है कि अभी के टाइम में भारत में आंग्ल इंडियनों की संख्या मात्र 5-7 बची हुई है, तो 5-7 आदमी के लिए 2 आदमी को नियुक्त करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन आंग्ल इंडियनों का कहना है कि नहीं, भारत में भी 5-7 नहीं, लगभग 4 लाख आंग्ल इंडियन मौजूद है। ठीक है, लेकिन सरकार है, सरकार जो करना चाहेगी कर सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि वर्तमान टाइम में सीटों की संख्या लोकसभा में 545 रखी गई है और यह जो है आपको कब तक रहना, इसमें चुने गए सदस्यों की संख्या यानी कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 543। सामान्य तौर पर 2076 में इसको तय किया गया था और ये रहने वाला कब तक है, तो 2026 तक। यानी कि 2026 का जो चुनाव होगा, 2021 का जो जनगणना होगा, उसके बाद सरकार को अगर लगेगा कि नहीं जनसंख्या बढ़ी है तो क्या कर सकती है, इसमें सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले अधिकतम कितना हो सकता है तो 552 और कितना है 545। क्लियर। सामान्य तौर पे जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत की प्राप्ति होती है, बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। ठीक है, जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति होती है उस पार्टी को राष्ट्रपति सरकार बनाने का आदेश दे सकते हैं या सरकार बनाने का अनुमति दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बहुमत का मतलब क्या होगा। सामान्य तौर पे टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 543। इस 2 को भूल जाइए, यानी कि बचे कितने, 543। तो ये 543 सदस्य जो हैं इसका 50% + 1 कितना हो जाएगा, 272 ना, 271.5 होगा। तो 272 सीटें जिस पार्टी को मिल जाती है वह पार्टी बहुमत में आ जाएगी, यानी कि दूसरी पार्टी जो बच गई उसको कितनी सीटें मिलेंगी, 271 सीटें मिलेंगी। ठीक है, सामान्य तौर पे भारत में जो शासन सत्ता चलाती है या लोकसभा में जो कार्य करती है वो या तो एनडीए करती है नहीं तो यूपीए करती है। अगर बीजेपी गठबंधन बनाती है अलग अलग पार्टियों के साथ तो उसको हम एनडीए कहते हैं। जैसे वर्तमान टाइम में जो शासन सत्ता चल रही है वो किसकी चल रही है, एनडीए की। और जब कांग्रेस किसी अन्य पार्टियों के साथ सहयोग करके गठबंधन बनाती है तो उसको हम लोग कहते हैं यूपीए। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्तमान टाइम में जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति हो जाए यानी कि 272 सीटें प्राप्त हो जाए उसको राष्ट्रपति सरकार बनाने की अनुमति दे सकते हैं, यानी कि वह पार्टी सरकार बना सकती है। ठीक है, अब चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं किस आर्टिकल के तहत,
राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पढ़े हैं ना? 53 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। तो उनको जो है अपना कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जिस पार्टी को बहुमत की प्राप्ति हुई है उस पार्टी में से किसी एक आदमी को नेता चुना जाता है और उसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल आपके पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। फिर आपके दिमाग में आया कि नहीं सर, मोदी जी तो बनारस से निर्वाचन लड़े हुए थे। तो मोदी जी बनारस से जो खड़े हुए थे वह सांसद के रूप में खड़े थे, ना कि आपको प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, अब चूंकि उन सभी बीजेपी का नेता वर्तमान में कौन? मोदी जी। तो मोदी जी नेता, तो नेता प्रधानमंत्री कौन हो गए? मोदी जी हो गए। अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाती है तो चूंकि प्रधानमंत्री अकेले भी तो काम नहीं कर सकता, इसको भी सहयोग की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है या जो पार्टी विपक्ष में होता है उनमें से भी जिनके साथ प्रधानमंत्री का पटता हो उनको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो होते हैं इसमें दो तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री? एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री और दूसरे होते हैं प्रधानमंत्री। एक सवाल पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो एक्चुअली मंत्रिमंडल का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। एक और होता है शब्द मंत्री परिषद। समान तौर पे बात करें कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या की तो यह 15 से 20 सदस्य इस मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो होती है इसमें कई एक तरह की सीटें होती हैं। जैसे आपके जो मंत्रिमंडल है इसी के हिस्से होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है। जैसे राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है ना, अमित शाह गृह मंत्री है। लेकिन एक चीज बताइए, और जब बजट वगैरह पेश करना होता है वित्त मंत्री पेश करते हैं, तो क्या वित्त मंत्री सभी राज्यों में घूमने जाते हैं? फिर उनको कैसे पता चला कि किस राज्य में किस चीज की आवश्यकता है, किस राज्य के लिए कितना बजट पेश करना है? तो उनके सहयोग के लिए उप मंत्री तथा राज्य मंत्री होते हैं। यानी मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है वह 60 से 70 होती है और ये लोग मिलकर के ही क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्री का हेल्प करते हैं और कैबिनेट मिनिस्ट्री के सहयोग से जो है बजट वगैरह या सारे देश के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर इसमें आ गए तो 15 से 20 तो यही हो गए और बाकी बच कितने गए? आपके लगभग जो 140 के आसपास बच गए 40-45। तो वो आपके जो है सो उप मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं जिनके सहयोग से शासन सत्ता भारतीय संविधान द्वारा या लोकसभा द्वारा चलाई जा रही होती है। यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद जो होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लेकिन मंत्रिमंडल किसके प्रति? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे ज्यादा समय तक भी प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने समय तक? 16 वर्ष 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगर हम बात करें सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे कम समय तक कितने दिनों तक? 13 दिन। सामान्य तौर पे वो जो है अगर किसी पार्टी को बहुमत की प्राप्ति नहीं होती है और राष्ट्रपति जिसको सबसे ज्यादा मत मिला होता है, बहुमत नहीं हुआ लेकिन सबसे ज्यादा मत है, तो राष्ट्रपति उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आइए आप सरकार बनाइए। लेकिन एक शर्त रखते हैं। शर्त क्या है कि आप सरकार जब बनाइएगा तो 12 दिन के भीतर आपको बहुमत साबित करना होगा। अगर बहुमत साबित कर दिए तो सरकार आपकी कंटिन्यू चलेगी। अगर बहुमत साबित आप नहीं कर पाते तो सरकार आपकी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो सर बहुमत साबित नहीं कर पाए। 12 दिन के बाद 13वें दिन सरकार गिर गई। इसी के कारण बोला जाता है कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कितना दिन? तो 13 दिन। क्लियर? ये संयोग बनाइए कि उस समय जो है अभी वाले लोग नहीं है। नहीं तो अभी का तो हालत ऐसा है कि जहाँ जीतता है वहाँ सरकार बनाता है, जहाँ नहीं जीतता वहाँ डेफिनेटली सरकार बनाता है ना। तो अगर हम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अब तक बनी है कौन? इंदिरा गांधी बनी है।
अच्छा, कई बार बच्चों ने हमसे सवाल किया है कि सर भारत में मुस्लिम कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेजोरिटी को चुनती है, तो जो लोकसभा में लोग जाते हैं ना वो हिंदू मेजोरिटी के होते हैं, तो लोग प्रधानमंत्री के रूप में हिंदू को चुन लिए। ऐसा कहीं रूल नहीं है कि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी नहीं गई है तो लोग नहीं चुन पाए हैं। बात समझ आई? बन सकते हैं, उसके लिए संविधान में ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। अगर हम बात करें सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, तो राजीव गांधी कितना साल? 44 साल। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा समय उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, मोरारजी देसाई कितना साल? 81 वर्ष। अगर हम आपसे बात करें कि एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था वो मोरारजी देसाई बने। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य तौर पे अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपके पास लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का मतलब ये हुआ कि आपको जो है सो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वोट में आप खड़े हुए, इलेक्शन में खड़े हुए आप हार गए और पार्टी चाह रही है कि आप ही प्रधानमंत्री बने, तो क्या वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? अगर हार गया है तो बिल्कुल बन सकता है, उसको राज्यसभा का सदस्यता दिलवाया जाएगा। अब तक भारत में 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्यसभा का सदस्य बनने के बावजूद क्या हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। उसमें से आपको इंदिरा गांधी है, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल है, उसके बाद आपको HD देवगौड़ा है और मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होने के बाद क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने। क्लियर? अगर लोकसभा का अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में कौन है लोकसभा का? ओम बिरला है। कितने नंबर के हैं? 17वें। अभी वर्तमान में भारत में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो 17वें अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। ठीक है, राजस्थान से जो है बिलोंग करते हैं। क्लियर? मोटामोटी समझ में आया? चलिए लिखते लिखते और भी कुछ बहुत सारा बात क्लियर होगा। हेडिंग आपको लिखना है लोकसभा। लोकसभा पॉइंट लिखिए। लोकसभा को ही निम्न सदन या निचला सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को ही निम्न सदन या निचला सदन या आम सभा के नाम से जाना जाता है। आम सभा के नाम से जाना जाता है। आम सभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1976 में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 तय की गई थी। अधिकतम सीटों की संख्या 552 तय की गई थी। 552 तय की गई थी, जिसमें से 550 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आ सकते हैं।
550 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आ सकते हैं, विभिन्न राज्यों से चुनकर आ सकते हैं, जबकि 2 सदस्य 2 आंग्ल इंडियन, जबकि 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, की जा सकती है। 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, जिसमें से 2 सदस्य आंग्ल इंडियन के रूप में, 2 सदस्य आंग्ल इंडियन के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि 543 सदस्य, जबकि 543 सदस्य विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं, विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं। विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जबकि वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला, जबकि वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला पोस्ट लिखिएगा 17वें,
ओम बिरला हैं। एक्चुअली लोकसभा जो है इसका अधिवेशन हर साल होता है। साल में कम से कम 2 अधिवेशन हो सकता है और अधिकतम 3 अधिवेशन हो सकता है। आपने सुना होगा ग्रीष्मकालीन अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मॉनसून सत्र, सुना है ना आपने। तो अगर चूंकि 2 अधिवेशनों के बीच का अंतराल 6 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर मिनिमम होता है 6 महीने पे, तो साल 12 महीने का होता है, यानी कि 2 अधिवेशन हो गया। लेकिन अगर मैक्सिमम होगा तो 3 अधिवेशन होगा, उससे ज्यादा अधिवेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है और वह अधिवेशन में उपस्थित नहीं होता है, तो क्या हो सकता है कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। क्यों? तब जब वह बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहता है, तब उसकी अध्यक्षता क्या हो जाएगी, सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। यानी कि भाई साहब अब सांसद नहीं रहेंगे, नॉर्मल इंसान हो जाएंगे। क्लियर? लिखिए, लोकसभा का 1 वर्ष में 1 वर्ष में अधिकतम 3 तथा न्यूनतम 2 अधिवेशन हो सकते हैं, तथा न्यूनतम 2 अधिवेशन हो सकते हैं। दो अधिवेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा के 2 अधिवेशनों का अंतराल, लोकसभा के 2 अधिवेशनों का अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है। 2 अधिवेशनों का अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है। यदि कोई सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है, माने उपस्थित नहीं रहता है, लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने की अनुमति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने की अनुमति प्राप्त होती है। सरकार बनाने की अनुमति प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, बहुमत प्राप्त दल के नेता को
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री के सहयोग से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इस चित्र को उतार लीजिए। मंत्रिमंडल लिख दीजिए कैबिनेट मंत्री, उधर प्रधानमंत्री। इसमें मैंने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 15 से 20 हो सकती है। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 15 से 20 हो सकती है। 15 से 20 हो सकती है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इस चित्र को उतारिए। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इस तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 770 हो सकती है। और किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 60 से 70 हो सकती है। सदस्यों की संख्या 60 से 70 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक्चुअली हमारा जो संविधान है उसमें सभी जगह मंत्रिपरिषद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। केवल आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग हुआ है। और यानी कि हमारा संविधान जो है यह संपूर्ण अधिकार है वह किसको देता है? मंत्रिपरिषद को। लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर देता है? मंत्रिमंडल करता है। क्योंकि आप राज्य मंत्री उप मंत्री इसको जानते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, तो आप मैक्सिमम का नाम बता सकते हैं कि फलाना फलाना आदमी कैबिनेट मिनिस्टर्स है। तो उसका उपयोग कौन कर रहा होता है? मंत्रिमंडल कर रहा होता है। लिखिएगा अगले पॉइंट में, मंत्रिपरिषद को संपूर्ण अधिकार संविधान प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद को संपूर्ण अधिकार संविधान प्रदान करता है। संविधान प्रदान करता है, परंतु उसका उपयोग मंत्रिमंडल करती है। उसका उपयोग मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल करती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो सर्वाधिक समय तक ये समय क्या है? पोस्ट में लिख लीजिएगा, 16 वर्ष 286 दिन। जो सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। कितना दिन? 13 दिन। आपसे कोई पूछेगा 13 दिन ही क्यों, समझा सकते हैं आप? पोस्ट में लीजिएगा 13 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी पोस्ट में 13 दिन पोस्ट बंद थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राजीव गांधी
राजीव गांधी, पोस्ट में लिखिएगा 44 वर्ष, राजीव गांधी तथा सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री तथा सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, पोस्ट में लिख लीजिएगा 81 वर्ष, मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो भी 25 ही वर्ष। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लोकसभा का सदस्य ही होता है प्रधानमंत्री जनरली। तो जब लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष, तो वो बंदा का उम्र क्या हो सकता है? 25 वर्ष। अगले पॉइंट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा अस्थायी सदन है या अस्थायी? अस्थायी सदन है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा आर्टिकल? 85। लिखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है जिसको प्रत्येक 5 वर्ष पर भंग किया जा सकता है। जिसको प्रत्येक 5 वर्ष पर भंग किया जाता है। भंग किया जाता है। अब कौन सा आर्टिकल है, क्या है, ये सब हम लोगों ने जो है राष्ट्रपति काल में भी पढ़ा है, पीछे आर्टिकल वाले में पढ़ा है। अगर हम बात करें सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य ना, एक ट्रिक है बहुत अच्छा, लिखिएगा, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य। ट्रिक है आपका पूमा पब गए। पब माना होता है वैसा जगह जहां पे दारू पी के नाच उच किया जाता है। फिल्म में आप लोग देखते होंगे। तो पूमा जो है सो पब गई है, हम लोग देख लेते हैं उसे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 80। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48। पश्चिम बंगाल सीटों की संख्या 42। बिहार सीटों की संख्या 40।
बिल्कुल पॉपुलेशन के आधार पे तो सीटों की संख्या पर डिवाइड होता है। एक्चुअली प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है कि वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जनरली जो है लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं तब प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लिखिएगा अब तक 4 व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य होने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। चार व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य होने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से देवगौड़ा, पूरा नाम एच.डी. देवगौड़ा, भू से गुजराल, पूरा नाम इंद्र कुमार गुजराल, और मौ से मनमोहन सिंह। आपका लोकसभा कंप्लीट। इंद्रदेव घूम गए, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये 4 आदमी ऐसे हैं जो राज्यसभा का सदस्य होने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। इसको आप याद करके आएंगे। ठीक है, कल हम लोग जो है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा